हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ये ज़िंदगी हंसी है, ये ज़िंदगी हंसी है, इससे खुलकर प्यार करो। और अभी है रात तो इंतज़ार करो कि ये ज़िंदगी है, इससे खुलकर प्यार करो। और अभी है रात तो इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, कि वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ठीक है, तो आज वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो आपका क्या एस्ट्रोनॉमी समाप्त हो गया था। आज हम गैलेक्सी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, यानी आकाशगंगा पढ़ने वाले हैं। आकाशगंगा क्या होती है? कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। आपकी आकाशगंगा कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है, इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आकाशगंगा कैसी होती है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा क्या होती है? ब्रह्मांड में जितने भी तारे दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी क्या आकाशगंगा है। ठीक है, तो आकाशगंगा कैसे दिखाई देती है? आपकी सर्पिलाकार। इसके बाहरी छोर पर क्या उपस्थित होते हैं? ध्रुव तारा नहीं, बुध तारा उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे ही इस तारा का जो अर्थ होता है, यानी आकार में बड़ा होता जाता है, वह तारा कहाँ आ जाता है? आकाशगंगा के मध्य में आने लगता है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि तारा की जो अवधि होगी वह समाप्त हो जाएगी और वो उसके केंद्र में आकर बैठ जाएगा, जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं। यानी तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा तारों की संख्या आकाशगंगा में कहाँ पाई जाती है? तो उसके केंद्र में उपस्थित होती है, और उसी केंद्र को क्या बोलते हैं? हम बल्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। यानी इसके बाहरी ओर बुध तारा है। जैसे ही
ये आपकी क्या दिख रही है, आकाश गंगा दिख रही है। ठीक है, अब तो बाद में हम पढ़ाएंगे कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, क्या आगे होता है। सबसे पहले जो पढ़ाई है उसको समझा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यही बताया बाबू कि आकाश गंगा क्या होती है, गैलेक्सी क्या होती है। तो ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले असंख्य तारों की संख्या को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बोल सकते हैं कि यह आकाश गंगा सर्पिलाकार होती है। मतलब कि आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है, सर्पिलाकार है। और इसके बाहरी यानी यहाँ पर आपको मिलेगा बुध नामक तारा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यानी आकाश गंगा के बाहरी जो छोर है वहां पर क्या मिलेंगे, बुध नामक तारा मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही तारा का आकार बढ़ता जाएगा, मतलब जो तारा आखिरी उसके छोर पे है, जैसे उसका आकार बढ़ता जाएगा वह आकाश गंगा के कहाँ आ जाएगा, मध्य में दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और इस आकाश गंगा के मध्य को हम क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, यानी इसके मध्य को बल्ज कहते हैं। अधिक तारा हमें कहाँ दिखाई देने को मिलेगा, बल्ज में ही दिखाई देने को मिलेगा, यानी कि आकाश गंगा के मध्य में ही आप तारों की संख्या अधिक देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जैसे ही तारा की समय सीमा समाप्त होगी, सभी की अपनी एक समय सीमा होती है, सभी को एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जैसे ही तारा की सीमा समाप्त होती, वह चमकना बंद कर देता है, वह कहाँ चला जाता है, इसका मतलब उसके मध्य वाले भाग में चला जाता है, यानी केंद्र में चला जाता है। ठीक है, अब इसकी समय सीमा खत्म हो गई तो इसका मतलब क्या, ब्लैक होल में बदल गया। और ब्लैक होल क्या होता है मैं पहले वाले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तारा की समय सीमा समाप्त होगी, वह आकाश गंगा मध्य में यानी केंद्रक में चला जाएगा। कहाँ, केंद्रक में, किसके केंद्रक में, आकाश गंगा के केंद्र में चला जाएगा। चूंकि ब्लैक होल कहाँ होता है, आकाश गंगा के केंद्र में उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर। यानी आकाश गंगा किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सभी असंख्य तारों की संख्या को ही आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, जिनमें तारों की संख्या अधिक दिखती है। जैसे ही तारों की अर्थ है यानी उसका आकार बड़ा होता है, वह आकाश गंगा के मध्य में आ जाता है। उसके बाद जैसे ही तारों की समय सीमा समाप्त होगी, वह उसके केंद्र में चला जाता है। और जब तारों की समय सीमा समाप्त हो गई तो वह किस में बदल जाता है, ब्लैक होल में बदल जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बल्ज क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बल्ज क्या होता है, तो आकाश की गंगा के मध्य भाग को ही बल्ज बोलते हैं। बात क्लियर। अब आगे चलेंगे कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हम किस आकाश गंगा में रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला मिटा दें।
तो हम क्या पढ़ रहे थे, आकाश गंगा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, आकाश गंगा, ठीक है। तो आकाश गंगा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, तो जो कि मिटा दिया, ठीक है। अब जानेंगे कि आकाश गंगा की खोज किसने की थी, आकाश गंगा की खोज कब हुई थी। तो आकाश गंगा की खोज आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पहले ही की गई थी, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि आकाश गंगा की संख्या कितनी होती है। तो आकाश गंगा की संख्या 100 अरब होती है, ठीक है। आकाश गंगा की संख्या, जैसे यहाँ पर एक आकाश गंगा मैंने यहाँ पर दर्शाया, लेकिन इसी प्रकार कितने होते हैं, 100 अरब आकाश गंगा होते हैं। 100 अरब में से एक आकाश गंगा मेरी है, जिसमें हम क्या करते हैं, रहते हैं। तो पूछा जाता है कि आकाश गंगा की संख्या कितनी होती है। तो आकाश गंगा की संख्या 100 अरब होती है। कितनी अरब होती है, 100 अरब होती है। और एक आकाश गंगा में कितने तारे होंगे, तो 100 अरब तारे होंगे। सोचो कि एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, तो 100 अरब आकाश गंगा में कितने तारे होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमें ये सब के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अब आप जानेंगे कि नहीं जानेंगे कि आकाश गंगा की संख्या कितनी होती है। तो बाबू आकाश गंगा की संख्या 100 अरब होती है, और 100 अरब में से एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे में से 100 अरब नहीं ये होते हैं, बल्कि 100 अरब आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा निकाल लेंगे, और उस आकाश गंगा में जब हम देखेंगे तो आपको 100 अरब तारे मिलेंगे, ठीक। उसके बाद पूछा जाता है हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, मतलब 100 अरब में से एक आकाश गंगा का नाम जिसमें हम रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी क्या है, आप लोग को पता चल गया कि हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है क्लस्टर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्लस्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो 3 आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एक आकाश गंगा दिखाई दे रही है ना, तो वैसे आपको 3 ऐसे इसी प्रकार कितनी आकाश गंगा दिखाई देंगी, 3। कितनी, 3 जो पास पास होगी, ठीक है। तो 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर देवयानी क्या होता है, देवयानी क्या होता है। तो ये देवयानी एक आकाश गंगा है जो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के समीप रहता है, इसलिए इसे देवयानी बोला गया है। तो देवयानी क्या है, ये हमारी मंदाकिनी की करीबी आकाश गंगा है, यानी हमारी आकाश गंगा की क्या है, पड़ोसन है। क्या है, पड़ोसन, यानी हमारी आकाश गंगा, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसी के बगल में एक आकाश गंगा मिलेगा जिसका नाम क्या है, देवयानी है। तो पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा के पास में उपस्थित 2 आकाश गंगाओं के नाम बताओ जो हमारे आकाश गंगा के करीब हो। तो एक का नाम तो देवयानी है और दूसरा का नाम NGC-33 है, ठीक है। तो देवयानी क्या है, हमारी आकाश गंगा की सबसे करीबी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा की सबसे करीबी आकाश गंगा है। यह लगभग कितनी दूर है, अपनी आकाश गंगा से लगभग कितनी दूर है, 2.2 मिलियन वर्ष दूर है। ये जो वर्ष बोलती नहीं, एक प्रकार की मापने की इकाई है जो मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। तो कितनी दूर है, 2.2 मिलियन वर्ष दूर है, ठीक है। फिर दूसरा करीबी आकाश गंगा कौन है, NGC-33 है। तो 2 आकाश गंगा हैं, 2 आकाश गंगा हैं जो हमारे आकाश गंगा के पास रहते हैं। एक का नाम देवयानी और दूसरा का नाम NGC-33 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब पढ़ेंगे मंदाकिनी यानी अपनी आकाश की गंगा के बारे में। आधा तो मैं यहाँ पर बता ही चुकी हूँ, अब आप यहाँ पर पढ़ लोगी कि मंदाकिनी क्या होती है। मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा का नाम है। इसे दुग्ध मेखला भी यानी दुग्ध श्रृंखला यानी मेखला भी बोला जाता है। यह कैसा होता है, सर्पिला कार होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, मैं बता चुकी हूँ, 100 अरब होती है। इसके चारों ओर यानी हमारी जो आकाश गंगा है उसका चक्कर कौन लगाता है, सूर्य लगाता है। कौन लगाता है, सूर्य लगाता है। सूर्य एक चक्कर पूरा करने में
कितना समय लेता है? तो 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में। किसकी? मंदाकिनी की। ठीक है। और 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से क्या करता है? चक्कर मारता है। तो पूछा जाता है कि मंदाकिनी का चक्कर कौन मारता है? तो सूर्य। कितना समय लेता है? तो 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं चक्कर पूरा करने में। कितने रफ्तार से मारता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के चाल से चक्कर लगाता है। इतनी बात की है। ठीक है। ये थी आपकी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इतनी बात की है। अब हम पढ़ेंगे तारामंडल। अब पढ़ेंगे तारामंडल। तो ये हो गया हो तो मिटा दें इसको।
अब यहाँ देखेंगे कि तारामंडल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तारामंडल। तारामंडल क्या होते हैं, तो सूर्य के कुछ दूरी पर तारामंडल क्या होते हैं कि तो सूर्य की कुछ दूरी पर तारों के समूह से बनी रचना को ही तारामंडल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका सूर्य रहेगा, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, उसके सूर्य के जस्ट दूरी पर आपको तारों की संख्या दिखाई देगी। पास वाली दूरी को तारामंडल बोलेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब कि सूर्य यहाँ पर हो और तारा यहाँ पर आपको दिखाई दे, तो तारामंडल क्या होता है बाबू कि तो तारामंडल क्या होता है कि सूर्य की कुछ दूरी पर तारों के समूह को, जो समूह है उससे जो रचना बनती है उसे क्या बोलते हैं, तारामंडल बन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के कुछ दूरी पर, सूर्य के कुछ दूरी पर तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू, 89 होती है। कितनी होती है, 89 होती है। तो तारामंडल समझ में आ गया किसे कहते हैं कि सूर्य के कुछ दूरी पर तारों के समूह से बनी रचना को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 89 होती है। आपके जो प्रमुख तारामंडल, तो संख्या में तो 89 होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उन्हीं से हमें मतलब है, उससे ज्यादा नहीं मतलब है, ठीक है। तो प्रमुख तारामंडल का मतलब होता है, यहाँ देखेंगे आप, सेंट्रो, पहला आपका क्या है, सेंट्रो, दूसरा आपका क्या है, हाइड्रा, क्या है, हाइड्रा। तो प्रमुख तारा आपका एक हुआ सेंट्रो और दूसरा आपका हुआ हाइड्रा। अब सेंट्रो हाइड्रा में सबसे बड़ा तारामंडल देखेंगे तो आपको हाइड्रा मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रा मिलेगा। तो तारामंडल किसे कहते हैं, सूर्य के कुछ दूरी पर ताराओं के समूह को तारामंडल कहते हैं। दो तारामंडल के नाम बताइए, तो एक का नाम सेंट्रो, दूसरा का नाम हाइड्रा। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा होता है, हाइड्रा तारामंडल बड़ी होती है। इतनी बात क्लियर। अब पढ़ेंगे ध्रुव तारा। क्या पढ़ेंगे, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होती है, यह उत्तर दिशा में दिखाई देती है। ध्रुव तारा हम देखेंगे शाम को समय, तो हमें कहाँ दिखाई देगी, उसको नहीं, यानी उत्तर में दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि यह क्यों उत्तर में दिखाई देती है, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्राचीन काल का मतलब इससे पहले वाला जो काल था, उस काल में इसकी क्या प्रयोग की जाती थी, किस लिए, दिशा पहचानने में कि उत्तर कौन है, ठीक है। तो जिस तरफ ध्रुव तारा निकलता था उसका मतलब समझ जाते थे लोग कि उत्तर दिशा यही है। तो ध्रुव तारा क्या होता है बाबू, ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है, क्योंकि यह कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। फिर यह कहाँ देखने उपयोग कब किया जाता था, प्राचीन काल में किया जाता था। किस लिए किया जाता था, दिशा पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे साइरस तारा। क्या देखेंगे, साइरस तारा। साइरस तारा क्या होता है, यह तारा सबसे ज्यादा चमकता है। आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन आपका दिखाई देगा, साइरस तारा। उस तारा का क्या नाम है, साइरस तारा। यह कब किसके माध्यम से खोजा गया था, ओरियन के माध्यम से। किसके माध्यम से, ओरियन के माध्यम से इस तारे की खोज की गई थी। तो पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे का नाम बताओ, तो उस तारे का नाम है साइरस तारा। फिर पूछा जाता है कि साइरस तारा की खोज किसके माध्यम से की गई, तो बाबू ओरियन के माध्यम से की गई। बात क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे हंटर तारा। हंटर माने शिकारी हुए होता है, ठीक है। तो हंटर तारामंडल क्या होते हैं, या शिकारी की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे मृग तारामंडल भी कहते हैं। हंटर तारा क्या होता है, या शिकारी की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे मृग तारामंडल भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अधिक तारा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हंटर तारामंडल में ही देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधिक तारा इसके मध्य में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा तारा हंटर तारामंडल में पाए जाते हैं। इसकी पश्चिमी और दक्षिणी छोर पर हमें साइरस तारा दिखाई देगा, यानी इसकी जो पश्चिमी छोर है और दक्षिणी छोर है, वहां पर जब देखेंगे तो दोनों छोर पर हमें सबसे ज्यादा चमकने वाला उसका नाम है साइरस तारा दिखाई देगा। तो हंटर तारा आपको पता चल गया। अब पढ़ेंगे बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि का मतलब होता है कि 7 तारे। इसमें कितने तारे होते हैं, 7 ताराओं की समूह होते हैं।
सात ताराओं के समूह को ही बृहद सप्तऋषि कहते हैं। इसके सामने अगर जस्ट उसके सामने देखोगे तो हमें कौन सा तारा दिखाई देगा? ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा क्या होते हैं मैंने बता दिया। बृहद सप्तऋषि क्या होते हैं? बृहद सप्तऋषि जो होते हैं सात ताराओं की संख्या का समूह होता है, जिसे हम बृहद सप्तऋषि कहते हैं। इसके जस्ट सामने आपको कौन सा तारा दिखाई देगा? ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये आपका होगा बृहद सप्तऋषि। उसके बाद आएगा आपका लघु सप्तऋषि। तो लघु सप्तऋषि में भी सात तारे होते हैं और बृहद सप्तऋषि में भी सात तारे होते हैं। अंतर यह है कि ध्रुव तारा बृहद सप्तऋषि के सामने दिखेगा, लेकिन जस्ट उसका उल्टा लघु सप्तऋषि में होगा या इसके जस्ट पीछे दिखेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अंतर सिर्फ यह है कि ध्रुव तारा बृहद सप्तऋषि में आगे दिखेगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा लघु सप्तऋषि में होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की, कैसे की गई। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया, तो आप यहाँ पर नोट कर लोगे। आगे चलते हैं।
तो ये था आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ये क्या था आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बेल्जियम के फादरी यानी बेल्जियम के जनक जॉर्ज लेमन तेरे ने की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया था? जॉर्ज लेमन तेरे। किसके फादरी थे? बेल्जियम के। ठीक है, तो बेल्जियम के फादरी जॉर्ज लेमन तेरे ने बताया। कब? 15 बिलियन वर्ष पूर्व इन्होंने, यानी तो पूछा जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो 15 बिलियन वर्ष पूर्व की गई थी। किसने बताया था? जॉर्ज लेमन तेरे ने। उन्होंने बताया कि एक बड़े कण में विस्फोट होने के कारण, एक बड़ा सा कण था जिसमें क्या हुआ? अचानक से विस्फोट हुआ। ठीक है, जब विस्फोट हुआ तो किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड में कई सारे आकाशीय पिंड मैंने पहले ही बता चुकी थी कि दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तारों की संख्या रहती थी। उसमें जब विस्फोट हुआ तो कई प्रकार के कण बन गए। उसमें आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी जैसे कण का निर्माण हुआ। विस्फोट जब हुआ तो सबसे पहले क्या बना? अंतरिक्ष बना। क्या बना? अंतरिक्ष बना। फिर क्या? अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा संख्या किसकी दिखाई दी? तारे की। किसकी? तारे की दिखाई दी। फिर जाके आकाश गंगा का निर्माण हुआ। फिर आकाश गंगा से जाकर सुपर क्लस्टर बना और सुपर क्लस्टर से बना आपका ब्रह्मांड। ठीक है, तो बोला जाता है कि ब्रह्मांड के बारे में किसने बताया था? तो जॉर्ज लेमन तेरे ने बताया था। ब्रह्मांड की खोज कब की गई थी? 12 मिलियन वर्ष पूर्व पहले की गई थी। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि एक बड़े से कण में एक उन्होंने ये बताया कि एक बड़े से कण में विस्फोट होने के कारण, एक बड़ा सा कण था और उसमें अचानक में विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पहले तो ये ब्रह्मांड नहीं बन गया था, पहले कुछ जब कण विभाजित होंगे तो कुछ ना कुछ पहले बने होंगे। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? एक बड़े से कण में विस्फोट होने के कारण हुआ, जिनमें से आपके कुछ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण मिले। जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के कारण सबसे पहले बना अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में फिर आए तारे, फिर तारे से बना आकाश गंगा, फिर आकाश गंगा से बना सुपर क्लस्टर और सुपर क्लस्टर से बना आपका ब्रह्मांड। तो इतनी बात क्लियर। पहले आया अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बाद आए तारे, तारे के बाद आए आकाश गंगा और आकाश गंगा के बाद सुपर क्लस्टर और सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किए। इतनी बात की है। अब इसके बारे में किसने बताया, मतलब कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कितने पिंड है, कैसे क्या चल रहा है, किसने बताया था? हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया? हब्बल नामक वैज्ञानिक। क्योंकि ब्रह्मांड आपका क्या हुआ? विस्तारित हो रहा है। तो किसने बताया? हब्बल ने बताया। तो हब्बल ने एक हब्बल नामक दूरबीन की खोज की थी। उसी दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष में क्या क्या घटना हो रही है यहाँ से हमें बैठकर पता चल जाती है। तो हब्बल ने बताया कि किसके माध्यम से? हब्बल नामक दूरबीन के माध्यम से पता लगाया कि ब्रह्मांड क्या हो रही है? धीरे धीरे विस्तारित हो रही है। किसकी वजह से? एक शक्ति की वजह से। उस शक्ति का नाम तो नहीं बता चुके, लेकिन उन्होंने इतना ही बताया कि एक शक्ति के कारण यह ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। जिस दिन यह शक्ति समाप्त हो जाएगी वह ब्रह्मांड अपनी अवस्था में आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। तो हब्बल ने क्या बताया कि एक शक्ति है, उसी शक्ति की वजह से ब्रह्मांड विस्तारित हो रही है और जिस दिन यह शक्ति समाप्त हो जाएगी वह ब्रह्मांड क्या होगा? अपनी अवस्था में आ जाएगी, सिकुड़कर क्या होगा? अपनी अवस्था में आ जाएगा और जिसे हम क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे तारामंडल में हमने क्या क्या पढ़ा, सारा चीज पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे नक्षत्र। क्या पढ़ेंगे? नक्षत्र। नक्षत्र क्या होती है? तो जैसे मैंने तारामंडल बताया था यहाँ पर कि सूर्य के कुछ दूरी पर तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं।
लेकिन जो तारामंडल वाला तारा था वो सूर्य के कुछ पास था, लेकिन नक्षत्र वाला जो तारों का समूह होगा वह सूर्य से थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, मतलब सूर्य से थोड़ा और दूर होगा। ठीक, तो नक्षत्र क्या होते हैं? सूर्य से थोड़ी दूर पर तारों की संख्या को नक्षत्र बोलते हैं। और नक्षत्र की संख्या कितनी होती है बाबू? 27 होती है। और सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र को पार करता है? तो 2.225 नक्षत्र पार करता है। ठीक है, जो ज्योतिष होते हैं इसी नक्षत्र को, वो सिर्फ यही चीज नक्षत्र को, यानी 27 नक्षत्र पढ़े होते हैं, वो अपने आप को क्या मानते हैं? ज्योतिष मानते हैं। ना कि तारामंडल पढ़े होते हैं, ना ब्रह्मांड में, सिर्फ यही नक्षत्र के बारे में वो पढ़ लेते हैं और सारी चीज उनको पता चल जाती है। तो इसी नक्षत्र में आपके क्या आएंगे? ज्योतिष लोग भी आएंगे। तो नक्षत्र क्या होता है कि सूर्य से थोड़ी दूर पर तारों की संख्या को नक्षत्र बोलते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 27 होती है। और सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र को पार करता है? तो 2.25 नक्षत्र को पार करता है। ज्योतिष बनना हो तो आपको नक्षत्र 27 नक्षत्र पढ़ लो, इसके बाद ज्योतिष बन जाओ। ठीक है, तो आपका ये आकाशगंगा समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति की। सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे की गई थी। तो आज जितना पढ़ाया गया है वो आपका था गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। आशा करती हूँ आपको जितना यहाँ पढ़ाया गया होगा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखकर यहाँ बता देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।